नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम उस एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, पूरी दुनिया में उसको लेकर के चर्चाएं हैं। भारत बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिचुएशन से जो कि हमारे पड़ोस यानी कि बांग्लादेश में हो रही है। दरअसल मैं नॉर्मली अपने इस चैनल पर इस तरह के टॉपिक्स को नॉर्मली डिस्कस नहीं करता, ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं ज़्यादातर वेपन्स के बारे में, नए सिस्टम्स के बारे में, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में, कोई ऐसी चीज़ भारतीय सेना में हुई है या कोई ऐसी डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है जिससे हमारी ताकत बढ़ती है, या फिर हमारे दुश्मनों ने कोई ऐसी ताकत वहाँ पर अपने सेना में इंक्लूड की है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट ये एक जियोपॉलिटिकल और एक कुछ हद तक ये एक सिविलाइजेशनल इशू है जो कि आज के दिन में हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश को अगर आप 1971 के बाद से अब तक देखें तो बांग्लादेश में आपको कुछ हद तक पाकिस्तान की छवि नज़र आएगी, और पाकिस्तान की छवि नज़र भी आनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश असल में क्या है, ईस्ट पाकिस्तान। आपने उसका नाम बदल दिया है बट वो आज भी पाकिस्तान ही है। वहाँ के लोग आज भी वही हैं जो कि 1947 से पहले थे। बल्कि मैं कहूँगा कि 1947 से पहले भारत में जिस तरह का डायरेक्ट एक्शन डे, जब पाकिस्तान बनाने के वक्त डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया था, सो वो डायरेक्ट एक्शन डे में जिस तरह से हिंदूज को मारा गया था उन इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो बुरी पिक्चर देखने को मिली थी वो बांग्लादेश के इलाके में मिली थी। जिस तरह से हिंदूज़ को बहुत एट्रोसिटीज़ के साथ, बहुत अत्याचारों के साथ बहुत ब्रूटली किल किया गया था, वो बांग्लादेश में किया गया था, ना कि वो पंजाब में किया गया था। तो ये बंगाल का वो हिस्सा जहाँ पर बहुत शुरू से, बहुत इनिशियल टाइम से एंटी हिंदू सेंटिमेंट हमेशा से रहे हैं, वो आज के दिन में उभर करके आ रहे हैं। हमने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक पूरी वॉर को लड़ा। हमने 4000 सैनिक वहाँ पर अपने इस वॉर के अंदर बलिदान दिए। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर स्पेंड किया, क्योंकि देखिए किसी भी वॉर को लड़ने के लिए कोई भी कंट्री जब किसी वॉर में इंडल्ज होती है तो वो कम से कम 10 साल पीछे चली जाती है। तो हमारी जो डेवलपमेंट थी वो 10 साल पीछे चली गई। तो इतना ज़्यादा आर्थिक बोझ, इतना ज़्यादा जो हमारे सैनिकों का लॉस था वो हुआ। इसके अलावा कहते हैं कि आज के दिन में भी 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत में बैठे हुए हैं, तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पर हुआ। फिर पिछले 50 सालों में 1971 के बाद से अब तक हमने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम बांग्लादेश को मनी भी दे रहे हैं। हमने बांग्लादेश के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने अपनी इंडस्ट्री, स्पेशली जो हमारी कपड़ा इंडस्ट्री थी, उसको सेक्रीफाइस किया बांग्लादेश के लिए। इसीलिए आप देखते हैं, आप आज के दिन में डीकैथलन के शोरूम में जाएंगे, आपको बहुत सारे वहाँ पर कपड़े आपको मेड इन बांग्लादेश नज़र आएंगे। तो बांग्लादेश से बहुत लार्ज अमाउंट में कपड़ा भारत में भी आता है। पूरी दुनिया में हमने बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, उसको फलने फूलने में मदद की। तो इस तरह से भारत ने हमेशा बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बट भारत की जो अंडरस्टैंडिंग है ना किसी भी इस्लामिक देश को देखने की, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इस चीज़ को कहूँगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आप हो क्या, आप इस चीज़ को क्यों कह रहे हो। तो देखिए, हमने इतने सालों में पाकिस्तान को हम समझ नहीं पाए, हम इतने सालों में अफ़गानिस्तान को नहीं समझ पाए, हम इतने सालों में जिसको हमने एक तरह से कहते हैं ना जन्म लेने में हेल्प की, जिसके होने का कारण ही हम हैं, उस देश को भी आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो देश आज के दिन में पाकिस्तान के गुण गा रहा है, वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश में इतना बड़ा एक तरह से कहते हैं ना एथनिक क्लीनिशिंग की, जिस तरह से बंगालियों को पाकिस्तान ने कीड़े मकोड़े समझ करके मारा, 3 लाख बंगालियों को मारा, लगभग 2 लाख का रेप किया औरतों का। और ये बांग्लादेश के आंकड़े हैं जो बांग्लादेश बताता है। पाकिस्तान ने एक कमीशन अपने यहाँ पर बनाया था जिसका नाम था होमदूर कमीशन, और ये वहाँ के एक जस्टिस थे, जस्टिस होमदूर रहमान था शायद उनका नाम। तो उन्होंने कमीशन अपॉइंट किया था वो चीज़ जानने के लिए कि बांग्लादेश ने जो ये इल्ज़ाम लगाए हैं इनमें कितनी सच्चाई है। तो ये कमीशन भी खुद कहता है कि हाँ,
हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने, हमारे जनरल्स ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो एक्चुअल में एक इनह्यूमन नेचर था। वो इतनी ब्रूटैलिटी के साथ कोई भी देश, कोई भी सेना अपने खुद के लोगों को नहीं ट्रीट कर सकती जिस तरह से किया गया। खुद वहाँ पर जनरल टीका खान के बारे में, जनरल याह्या के खान के बारे में, जो कि बाद में चल के पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर भी बने, उनके बारे में लिखा गया है। तो जिस तरह से बांग्लादेश के होने का, यानी कि उसकी उत्पत्ति का जो कारण पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज़ थी, वो आज पूरा बांग्लादेश भूल चुका है। आप आज के दिन में उठा करके देख लीजिए, आज बांग्लादेश के वीडियोस देखिए, उनके लोगों के व्यूज़ सुनिए, वहाँ की जो क्रिकेट टीम है उसका बिहेवियर देखिए, वो किस तरह से भारतीय लोगों के साथ और किस तरह से भारतीय जो हमारे क्रिकेटर जो है जाते हैं बांग्लादेश में, उनके साथ भी किस तरह से व्यवहार करते हैं। वो पोस्टर आपको याद होगा जब धोनी का कटा हुआ सर लेके बांग्लादेश में एक पोस्टर लहराया गया था, जहाँ पर बांग्लादेश ने इंडिया को एक सीरीज़ में जो है मात दी थी। तो उसके बाद किस तरह की नफरत वहाँ पर हुई थी। इसी साल जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा था वनडे वर्ल्ड कप में, तो वहाँ पर किस तरह से बांग्लादेश में जश्न मनाया गया था, किस तरह से बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप के टाइम में भी ये चाहता था कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। तो भारत के खिलाफ जो बांग्लादेश के लोगों के अंदर जहर है वो कोई नया नहीं है, वो आज का नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं है कि अभी जब शेख हसीना हटी है उसके बाद से ही ये चीज़ वहाँ पर हुई है। हिंदूज़ को लेकर के भी वहाँ बहुत ज़्यादा नफरत है। हिंदूज़ के खिलाफ जो वहाँ पर एट्रोसिटीज़ होती आई हैं वो 1947 के बाद से ही लगातार चलती आई हैं। हालांकि शेख हसीना गवर्नमेंट ने अपने रजीम के टाइम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक लगाई थी, बट वो भी पूरी तरह नहीं लगा पाई थी। आप भी आए दिन सुनते रहते थे कि इस्कॉन में ये हो गया, दुर्गा पंडाल को जला दिया, कहीं पर किसी का घर लूट गया, तो छुटपुट घटनाएं वहाँ पर चलती रहती थी। बट अब जब शेख हसीना रजीम वहाँ पर नहीं है तो ये चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पर हो रही हैं और वो पूरी दुनिया में अब उसकी जब पिक्चरें जा रही हैं तो यहाँ पर पूरी दुनिया में हिंदूज़ को लेकर के जो एक कहते हैं ना कि जिस तरह से जूस के खिलाफ उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक माहौल बना था, उसी तरह से अब अमेरिका में, ब्रिटेन में, पूरी दुनिया में अब हिंदूज़ को लेकर के भी ये माहौल बन रहा है कि अब जो बांग्लादेश के हिंदूज़ हैं, जो स्पेशली वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया में जो हिंदूज़ हैं वो एक तरह से लामबंद हो रहे हैं। अब इसमें भारत सरकार भी बांग्लादेश से बातचीत कर रही है। हालांकि जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आई है वो भारत सरकार को ये धमकी दे रही है कि भारत को बांग्लादेश के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके अंदर यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत ने इतना सपोर्ट किया बांग्लादेश को और बांग्लादेश में आज जो रजीम आई है वो भारत को इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है। तो इस तरह से भारत को अब यहाँ पर सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में अब हमारा डिस्कोर्स क्या होना चाहिए। हमने जो 71 की लड़ाई में अपने सैनिक खोए, अपनी इकोनॉमी को डुबोया, अपने सर पे जो बांग्लादेश नाम का ये बोझ रखा हुआ है उसको अब हमें उसका हिसाब किताब चुकता करने का अब समय आ चुका है। और अब भारत को कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि ये जो बांग्लादेश के साथ हमने इतने सालों में अच्छाई की है, अब उसका हिसाब यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर भारत एक्चुअल में कर क्या सकता है। तो देखिए, भारत के जो इंटरेस्ट यहाँ जुड़े हुए हैं वो दो तरह से जुड़े हुए हैं। एक तो भारत चाहता है कि भारत के ईस्ट में जो कंट्री है वो एक फ्रेंडली कंट्री बन के रहे, वहाँ की जो रजीम है वो भारत को सपोर्ट करे, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कई सालों में शेख हसीना की रजीम के दौरान जो बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेशन हुई थी वो एक तो कम हुई। उसके अलावा बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया ग्रुप्स थे, जैसे कि काफ़ी सारे हार्डकोर इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे, हुजी जैसे ग्रुप्स और कुछ जो उल्फा जैसे ग्रुप्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देते हैं, वो सभी यहाँ पर बांग्लादेश में काफ़ी हद तक उनके बेसिस को शेख हसीना रजीम ने कंट्रोल में करके रखा था। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है इसमें इन ग्रुप्स के अंदर लगातार जो पावर है वो ये फोर्सेस जो कि अभी बांग्लादेश में सत्ता में आई हैं वो एक तरह से प्रोपेल करेंगी उन ग्रुप्स को और वो भारत के खिलाफ दोबारा से एक तरह से टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह सब शुरू करेंगे। इसके अलावा भारत यहाँ पर चाहता है कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी कि वो गलियारा जिसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ जोड़ता है, उसको यहाँ पर
बहुत हद तक सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर फॉरेन प्लेयर्स का इंटरवेंशन बढ़ेगा। चाइना जिस तरह म्यांमार में उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि म्यांमार में भी इस समय मिलिट्री रूल है, इसी के अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और अब चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बांग्लादेश में भी बढ़ने वाला है। तो भारत को अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए काफ़ी सारे जानकार ये कहने लगे हैं कि भारत को अब अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ को जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास हैं उनको एनेक्स करना चाहिए, और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि ये जो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये बढ़ाया जा सके, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का ये गेटवे है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जा सके। पर इसके काफ़ी सारे इकोनॉमिकल और काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि भारत को भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस तरह से रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने आज अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और जिस तरह से भारत ने जब 1998 में यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, उस समय में जिस तरह से भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, आज के दिन में भी कुछ कुछ इस तरह के प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए जा सकते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इन सब के अलावा भारत की मिलिट्री जो कि अभी 2.5 फ्रंट पर ऑलरेडी वॉर लड़ रही है, वहाँ पर उसके लिए एक और नया फ्रंट खुल जाएगा, क्योंकि कुछ भी अगर बांग्लादेश के हिस्सों के अगर आप ऊपर कब्जा करेंगे तो बांग्लादेश हमेशा के लिए एक एंटी इंडिया कंट्री बन जाएगा, और एक दुश्मन जो कि आपका पाकिस्तान और एक दुश्मन जो कि चीन है, तो तीसरा यहाँ पर नेचुरल दुश्मन यहाँ पर बांग्लादेश बन जाएगा। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो आज भारत से ऑलरेडी इतनी नफरत करते हैं, तो ये अब नफरत आने वाले दिनों में बढ़ेगी, और वहाँ की जो गवर्नमेंट भी आएंगी, जो रेजिम्स भी आएंगी, वो भी कभी भी प्रो इंडिया नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि भारत को जिनका सामना करना पड़ सकता है। बट मेरा यहाँ पर विचार ये है कि देखिए, बांग्लादेश के लोगों का दिल जीतने की जो बीमारी है उसको तो भारत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लोग कभी भी भारत के साथ नहीं आएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अल्टीमेटली उन्हीं को प्यार करेंगे जिनको उनको प्यार करना है, जो कि उनके नेचुरल दोस्त, भाई, बंधु जिनको वो मानते हैं उन्हीं को प्यार करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल लॉज से या फिर इंटरनेशनल खतरों को देखते हैं तो वहाँ पर भारत एक बहुत हद तक सेल्फ कंजप्शन इकोनॉमी है, यानी कि भारत खुद ही उगाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है। वहाँ पे रशिया जो कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे मिनरल्स को बाहर के देशों को बेचता था, और वो जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो उसकी इकोनॉमी हिट की। तो भारत की इकोनॉमी तो तब हिट करेगी जब भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता होगा। भारत इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, और अगर करता भी है तो वो भी बहुत जो है इतने ज़्यादा स्केल पे नहीं करता कि भारत को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए कि उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा तो भारत की इकोनॉमी यहाँ पर हिट करेगी। इकोनॉमी ज़रूर हिट करेगी, पर उतनी तरह नहीं करेगी जिस तरह से रशिया की कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिका जैसी कंट्रीज़ यहाँ पे भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहेंगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। वो चाइना को हेजेमनी को सीधा चैलेंज करने की काबिलियत रखता है, और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है वो बहुत जल्दी अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। तो भारत एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी को चाइना और रशिया के पाले में भेजने की गलती नहीं करेगा, और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहेंगी कि भारत उनके पाले से खड़क करके जो है इन कंट्रीज की तरफ चला जाए। बट बांग्लादेश इस समय अमेरिका, चाइना और पूरी दुनिया के लिए एक तरह से हॉट पैन बना हुआ है, और अमेरिका के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया ही था कि ये जो भी रजीम चेंज हुआ है उसमें बहुत हद तक पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की CIA का हाथ है, और इसी तरह से यहाँ पर चाइना भी यहाँ पर इस बांग्लादेश की सिचुएशन के अंदर रोल प्ले करता है। तो चाइना और भारत को अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, भारत कहीं ना कहीं जो है रशिया के पाले में चला जाए। तो इसीलिए प्रतिबंध यहाँ पर शायद उतने कड़े ना लगे जितने कि हम आज के दिन में सोच करके चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, बांग्लादेश में की जो गवर्नमेंट है, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर तालिबान को खरीदा है पैसा दे करके, उसी तरह अब हमें यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसको भी खरीदना चाहिए। तो देखिए, जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो ऑलरेडी अमेरिका की गवर्नमेंट है। ये जो मोहम्मद यूनुस साहब बनाए गए हैं, जो कि वहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ जिनको अमेरिका में मिला था, और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बन
बन गए हैं बिना इलेक्शन के, तो अमेरिका ने ऑलरेडी एक पपेट गवर्नमेंट यहाँ पर बैठा दी है और आप उनको अमेरिका से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। आप जितना भी पैसा दोगे वो वहाँ पर एक तरह से डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए तो दे सकते हो, वहाँ पर उस स्ट्रक्चर को, उन लोगों को जो कि अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उन सपोर्टर्स को जो कि शेख हसीना गवर्नमेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेंट थे, जो कि शेख हसीना गवर्नमेंट के रेजीम के दौरान बेनिफिशरीज थे, उनको आप पैसा दे करके बांग्लादेश को मोर अनस्टेबल कर सकते हो। बट बांग्लादेश की जो करंट रेजीम है उसको मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा पैसा दे करके कहीं खरीद सकते हो। कुछ दिनों के लिए आप उनको चुप करा देंगे, बट वो कभी ना कभी जब भी आप उनकी पैसे की सप्लाई बंद करेंगे तो वो आपके ऊपर यहाँ पर इसी तरह का दबाव बनाएंगे जैसा कि आज के दिन में बन रहा है। तो इन दो ऑप्शंस के अलावा जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है वो थोड़ा सा सिक्योर और भारत को बहुत हद तक जो आर्थिक प्रतिबंध लगने का डर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा नलीफाई करता है। तो देखिए, भारत के सामने अभी एक रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है तो वो हिंदूज भारत की तरफ आ सकते हैं। भारत में अभी ऑलरेडी बांग्लादेशी बहुत सारे रह रहे हैं, ऑलरेडी भारत के बॉर्डर के ऊपर इस समय काफ़ी सारे हिंदू बांग्लादेशी जो हैं वो आकर के जमा हो चुके हैं। हमारी जो बीएसएफ है उनको रोकने की यहाँ पर लगातार भरसक कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में ये रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पर बढ़ सकता है। तो भारत यहाँ पर कोशिश कर सकता है कि भारत बांग्लादेश के इस एक हिस्से में, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, इस हिस्से में यहाँ पर एक और नई कंट्री को जन्म दे सकता है, क्योंकि भारत ये कर सकता है, क्योंकि भारत ने पहले भी बांग्लादेश को अगर जन्म दिलाया तो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर एक नए राष्ट्र को, एक नए स्टेट को यहाँ पर जन्म दे सकता है और ये एक हिंदू राष्ट्र होगा। तो इससे होगा क्या, एक तो भारत यहाँ पर इस रेफ्यूजी क्राइसिस के माध्यम से दुनिया को ये बता सकेगा कि देखिए, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे थे उसकी पराकाष्ठा हो गई थी, उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई थी, जिसकी वजह से भारत को के ऊपर ये रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से बोझ बढ़ रहा था और भारत को यहाँ पर इंटरवेन करना पड़ा, जैसे कि 1971 में भारत ने किया था। इसके अलावा बांग्लादेश में अभी पावर वैक्यूम है, बांग्लादेश अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बांग्लादेश यहाँ पर रिटेलिएशन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। इन सब के अलावा अमेरिका और चाइना यहाँ पर डायरेक्ट अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, क्योंकि दोनों ही देश जो है वो भारत के साथ आज के दिन में इस छोटे से हिस्से को लेकर के जो है किसी भी तरह का क्लैश नहीं चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चाइना यहाँ पर भारत को इस हिस्से के लिए एक पूरी वॉर जो है यहाँ पर इनिशिएट भारत के साथ नहीं करेगा। तो भारत के पास यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है कि भारत यहाँ पर इस हिस्से में एक स्टेट बनाए जहाँ पर हिंदूज को, जो कि बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हैं, उनको एकोमोडेट किया जा सके और ये एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो इस हिस्से में अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक तरह का कुशन मिल जाएगा, जहाँ पर नॉर्थ में चाइना के पास, हम सिक्किम में ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, तो सिक्किम एक कुशन बन गया और इस तरफ हमारे जब जहाँ बांग्लादेश की साइड है यहाँ पर अगर एक नया हिंदू राष्ट्र बन जाए तो वहाँ पर भी बांग्लादेश की तरफ हम यहाँ पर एक कुशन को यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से बांग्लादेश के साथ जो भारत की लगती सीमा है उसको भी हम बहुत हद तक कम कर देंगे, क्योंकि आप देखिए ना, बांग्लादेश को भारत ने चारों तरफ से घेरा हुआ और लगभग 4000 किलोमीटर की जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है उसमें ये जो हिस्सा आप नज़र आ रहा है, तो अगर यहाँ पर ये एक नया देश बन जाता है तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसमें कम से कम 20% का यहाँ पर जो है डिक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से हमारे लिए ये जो एक ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा विएबल नज़र आता है और इसके ऊपर भारत में भी काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश को के अंदर एक हिंदू राष्ट्र की जो है तैयारी करनी चाहिए भारत को, और हिंदू राष्ट्र को वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार यहाँ पर क्या करती है, ये भारत सरकार अभी बहुत हद तक पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा भी इस चीज़ को लेकर के स्टेटमेंट नहीं दी जा रही हैं। बट जो डिफेंस जगत है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बारे में बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। हमारे भारत में भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग बांग्लादेश के हिंदूज को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत सारे फोरम्स पर ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं। हालांकि ये जो भी हमने 2-3 ऑप्शंस आपको बताए हैं, इनको डिस्कस किया है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं और जो रियलिटी होगी वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। बट फिर भी भारत को आज के दिन में कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा ज़रूर करना चाहिए ताकि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के भविष्य को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सके। भारत आने वाले दिनों में बांग्लादेश की तरफ से भारत
को ना अब अपनी स्ट्रेटजीज को बहुत हद तक बदलनी चाहिए। भारत को बांग्लादेश की तरफ जो नज़रिया है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाना चाहिए। ये जो प्रो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो आपकी बहुत लंबे समय तक दोस्त नहीं बनी रह सकती। आज भी आप ईरान को इतना सपोर्ट करते हैं, ईरान को लेकर के आप बातचीत करते हैं, सऊदी अरब को करते हैं, बहुत सारे देशों को अपना बहुत बड़ा बड़ा मित्र बताते हैं, बट जब समय आता है तो वो सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और ये हमने काफ़ी बार देखा है और लगातार देखते भी आ रहे हैं। तो आपको इन इस्लामिक देशों की हृदय परिवर्तन का जो प्रयास है वो बंद कर देना चाहिए। आपको अब रियलिटी में वापस आना चाहिए और उन चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटीज़, आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।